गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम जो हम मिनिमल पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। और उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो डायगोनलाइजेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम लोग इन्वोल्यूटरी, आइडम्पोटेंट और निलपोटेंट, इनकी डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर गए थे। तो उसमें हमने देखा था कि भाई अगर ए नॉन जीरो निलपोटेंट है तो वो कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, है ना। लेकिन जितनी भी आइडम्पोटेंट है सब डायगोनलाइजेबल बन गई थी। जितनी भी इन्वोल्यूटरी थी वो सब डायगोनलाइजेबल बन गई थी। किसकी वजह से? क्योंकि उनकी मिनिमल पॉलिनोमियल में लीनियर फैक्टर थे, है ना। तो हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के काम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन से। उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि चेक द डिस्कस द डायगोनलाइजेबिलिटी ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इसको देख लीजिए कि गौर से कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी सिमेट्रिक है? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसकी डायगोनलाइजेबिलिटी क्या हो सकती है ना। तो अभी वो तो हमने डिस्कस करी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें दो तीन रिजल्ट और डिस्कस करने हैं, जिसमें एक रिजल्ट ट्रायंगुलाइजेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है और फिर जैकोबी थ्योरम है। दो तीन रिजल्ट नॉर्मल मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड है और ठीक है ना। तो उनसे मिला के कंबाइन करके एक रिजल्ट बनाया जाएगा। तब वहां से हम डिस्कस करेंगे कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक की क्या होती है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक की क्या होती है, हर्मिशन की क्या होती है, स्क्यू हर्मिशन की क्या होती है, इन सब की डायगोनलाइजेबिलिटी क्या क्या हो सकती है ना, डायगोनल मैट्रिक्स की क्या हो सकती है। ठीक। तो अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो हमारे पास जो प्रीवियस रिजल्ट है हम उनसे इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास इसकी डायगोनलाइजेबिलिटी चेक की जाए। तो हमारे पास जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनमें तीन रिजल्ट थे हमारे पास। एक डेफिनेशन थी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कहलाएगी अगर आपको एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P मिल जाए। किस फॉर्म की? कि P इनवर्स AP इज इक्वल टू D। तो D में क्या है? D में वो एलिमेंट्स आएंगे एक जो एक ही आइगन वैल्यू है ना, और एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो फिर बात आती है कि P और P इनवर्स कैसे निकला जाए। तो उनको ढूंढना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ना। सही है ना। तो उनको ढूंढना थोड़ा सा टिपिकल है। तो यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पर आइगन वैल्यू तो निकालनी पड़ेंगी और उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने पड़ते हैं। तो पी मैट्रिक्स को बनाने के लिए जनरली सबसे सिंपलेस्ट वे है हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल दीजिए और उनको कॉलम वाइज पी में रख दीजिए। तो वही पी मैट्रिक्स का काम हमारा करते हैं, है ना। ठीक। तो दूसरा रिजल्ट हमने देखा था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उसके पास एन इंडिपेंडेंट लीनियर आइगन वेक्टर होने चाहिए। यानी कि जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतने ही हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलने ही चाहिए, है ना। दूसरा तीसरा रिजल्ट क्या था? तो यानी कि आइगन वेक्टर निकालने के लिए आपको चेक क्या करना पड़ेगा? कम से कम आइगन वैल्यू तो पता हो, तभी तो आप आइगन वेक्टर निकाल पाएंगे। आइगन वेक्टर निकालने भी ना जाएंगे तो क्या लगाएंगे आप? रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम लगाएंगे, वहां से एएमजीएम निकाल के आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसी रिजल्ट का मॉडिफिकेशन है ये अगला रिजल्ट। क्या? कि अगर कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उसकी एएम उसकी जीएम के बराबर आनी चाहिए। तो हम जनरली ये वाला रिजल्ट सबसे ज्यादा यूज करते हैं ना। तो कम से कम इस रिजल्ट में भी आपको क्या निकालनी पड़ेगी? आइगन वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी ना। जब आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो हमारा पहला टास्क तो यही है कि गिवन मैट्रिक्स की क्या निकाली जाए? आइगन वैल्यूज निकाली जाए। तो हम इसकी आइगन वैल्यू पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं, कितनी होती है। अगर आइगन वैल्यू की बात करें, यहाँ ट्रेस कितनी है? माइनस का 16 है। तो आइगन वैल्यू कितनी होगी बताइए? सिंपल है एकदम। तो कैसे निकालते थे इसको? हम इस तरीके से स्प्लिट कर देते, माइनस का 4i प्लस और कितना? तो एक आप वन जोड़ेंगे, एक वन घटाएंगे। ठीक। तो 4 की जगह माइनस के 4i न होके कितना हो जाएगा? ये माइनस का 5i हो जाएगा। ठीक है। एक वन जोड़ने पर और एक वन घटाने पर माइनस का 5i प्लस वन, और बाकी का जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचेगा वो चारों एंट्री वन 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 बचेंगी इसमें, है ना। आप इसमें जोड़ के देख लीजिए, यही मैट्रिक्स बनने वाली है। ठीक। तो इसकी तो आइगन वैल्यू जो हो गई वो हो गई -5 -5 -5 -5। ठीक। और इसकी जो आइगन वैल्यू हो गई वो हो गई, एक आइगन वैल्यू हो गई 4, बाकी की रिमेनिंग कितनी हो गई? 0। तो टोटल आइगन वैल्यू कितनी हो गई? -1 -5 -5 -5। देख लीजिए, ट्रेस एकदम 16 हो गया। ठीक। तो ये एक ही क्या आ गई? आइगन वैल्यू निकल कर आ गई, है ना।
देन अब 1 और -5 दो ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं, लेकिन 5 की जो मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है। ठीक, तो 1 के करस्पॉन्डिंग तो एक ही आइगन वेक्टर निकलेगा, तो 1 के ऊपर तो चेक करना बेकार है, तो जिसके ऊपर ही चेक करना है केवल और केवल किसके ऊपर चेक कर लें हम, -5 के ऊपर चेक कर लें। तो हम जीएम ऑफ -5 में क्या है, इंटरेस्टेड है, तो वो है हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 4 माइनस रैंक ऑफ कितना, A-5i। ठीक, A-5i करते ही आपके पास क्या आ जाएगी मैट्रिक्स, 1 1 1 1। ठीक, तो भाई A-5i करोगे तो दोनों 5i को इधर ले जाओगे ऑलरेडी, क्योंकि -5 आइगन वैल्यू ना, A माइनस लेमडा आई, तो लेमडा की वैल्यू कितनी है, -5 है, तो -5 के करस्पॉन्डिंग 1 1 1 1 1 1, चारों एंट्री कैसी हो जाएंगी, ये 1 1 हो जाएंगी, तो इसकी तो रैंक 1 है, तो 4 - 1 मिलके कितनी हो गई, 3। तो जो किसके बराबर है, AM ऑफ -5 के बराबर है, तो AM और GM इनके करस्पॉन्डिंग कैसी आ गई, इक्वल आ गई, तो दिस इंप्लाइंग A इज डायगोनलाइजेबल। सही है, तो ये जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो कैसी है, एकदम डायगोनलाइजेबल है। ठीक, इतनी बात। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ट्रायंगुलराइजेबल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलराइजेबल मैट्रिक्स है ना। नाम से क्लियर है कि भाई इसमें यानी कि ट्रायंगुलर बनाना पड़ेगा, है ना, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कैसा ट्रायंगल, या तो अपर ट्रायंगल बना लीजिए या लोअर ट्रायंगल बना लीजिए, है ना। यानी कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be triangularizable matrix if it is similar to a triangular matrix, है ना। A is equal to Aij n cross n is said to be triangularizable if it is similar to a triangular matrix। तो वैसे अगर इतनी बात कही जाए तो ये डेफिनेशन अभी सफिशिएंट नहीं है। इतना तो ठीक है कि हाँ चलो कि आपने सिमिलर बना दिया कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के सिमिलर होनी चाहिए, है ना। लेकिन एक चीज और, अब उसकी एंट्री हो कैसी, ये कौन बताएगा। सही है ना, तो ये अभी पूरी बात नहीं हुई है। दैट मीन्स हम क्या कहना चाहते हैं कि कैसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट, सही है, किस हिसाब से मिले, पी इनवर्स एपी मिलके क्या बन जाए, टी बन जाए, पी इनवर्स एपी मिलके क्या बन जाए, टी। तो वेयर टी इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो अब बात आई है टी की, टी क्या हो, भाई पी के बारे में बता दिया आपने कि भाई नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टी क्या है, टी है, यानी कि ये तो सही है कि ये तो सर्टेन क्लियर है ना कि टी से टी का मतलब ट्रायंगुलर ही लिया गया होगा, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लेकिन एंट्री कैसी हो, सही है, तो ऊपर की एंट्री तो कुछ भी हो, लेकिन डायगोनल एंट्री के बारे में हम थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। वेयर टी इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल एंट्रीज ऑफ टी आर वेयर टी इज triangular matrix and diagonal entries of T are क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो कम से कम ए की जो डायगोनल एंट्री है वो कैसी होनी चाहिए, ए की आइगन, टी की जो डायगोनल एंट्री है वो कैसी होनी चाहिए, ए की आइगन वैल्यू होनी चाहिए, है ना। अब कौन सी ट्रायंगुलर, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो, चाहे इन इट सेल्फ डायगोनल मैट्रिक्स क्यों ना हो वो,
ठीक है ना बात। तो आगे क्या कहा जा सकता है, तो अगर हम डायगोनलाइजेबिलिटी की डेफिनेशन पे वापस आए, तो आपने यहां क्या बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स मिलनी चाहिए जिनकी एंट्री क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। अब आपने यहां क्या बोल दिया कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसकी डायगोनल एंट्री कैसी है, अपने आप में एक ही आइगन वैल्यू है। तो या तो टी जो होगी, तो या तो टी होगी अपर ट्रायंगुलर, इधर टी इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और टी इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और टी इज, तो ये भी तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही रहती है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये हो क्या गया, ये तो एक्सटेंशन हो गया डायगोनलाइजेबल का, सही है। तो डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करने से क्या आसान है चेक करना, रेंगुलर बनाना बहुत आसान हो गया फिर तो, है ना। तो ये थी हमारी डेफिनेशन किसकी, ट्रायंगुलाइजेबल ऑफ अ मैट्रिक्स की, ठीक है। अब आगे जो इसमें है अगली थ्योरम, उसका नाम है जैकोबी थ्योरम। जैकोबी ये वही वाले हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स में है अपने, जैकोबी ब्रैकेट्स वाले, है ना, जैकोबी। इन्होंने क्या बोला, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलाइजेबल, इन्होंने ये बोला है। तो इनका जो प्रूफ है वो भाई मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके इन्होंने प्रूफ किया है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई ऑर्डर वन के लिए वो ट्रू है, ऑर्डर n-1 के लिए भी ट्रू है, ठीक। तो उसके बाद ये करते क्या है, कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन लगा लेते हैं, या आप एक सीधा कॉन्ग्रुएंट ना लगा के आप सिंपली रो ऑपरेशन लगा लीजिए, ठीक है। तब आप इसको बना सकते हैं, इजीली प्रूफ कर सकते हैं ना, मैथमेटिकल इंडक्शन से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो 4-5 लाइन का प्रूफ रहता है इसका, ठीक है ना। तो ये इनकी स्टेटमेंट थी कि जितनी भी स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स हैं सब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक। अब बात आती है इसकी, ये तो बात हो गई जैकोबी थ्योरम की। इसमें जो अगला है वो है यूनिटरी सिमिलर। ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है, यूनिटरी सिमिलर का कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप सिमिलरिटी की डेफिनेशन देखें, तो उसमें होता क्या है, आप सिमिलरिटी की डेफिनेशन देखिए एक बार और, ये है। तो ये कह रहा है कि दो मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिमिलर मैट्रिक्स पी सच दैट ए कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी इनवर्स पीपी, और या बी कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पी पी इनवर्स एपी, इनमें से किसी एक फॉर्म में वो लिख जाए। तो यानी कि सिमिलर होने के लिए पी इनवर्स एपी का कॉन्सेप्ट यहां पर चाहिए, है ना। अब आते हैं वापस से यूनिटरी सिमिलर पर, देख। अब जो अगर कोई भी चीज यूनिटरी है तो वो किस चीज को होल्ड करती होगी, यूनिटरी है तो वो यू यूनिटरी होने के लिए यूनिटरी की डेफिनेशन को होल्ड करेगी। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी इफ ए इंटू ए थीटा मिलके आई या ए इंटू ऐसे होना चाहिए ना। ये हमारी किसकी डेफिनेशन है, यूनिटरी मैट्रिक्स की। अगर आप इतने हिस्से को ही देखो, तो ए इंटू ए, ए थीटा इंटू ए मिलके आइडेंटिटी बना है, तो इस बात का मतलब क्या है, ए एंड ए थीटा आर इनवर्स
ऑफ ईच अदर, तो वो तो एक दूसरे के इनवर्स है। यस और नो। तो यानी कि तो ए थीटा किसका काम कर रहा है? ए थीटा तो ए इनवर्स का काम कर रहा है। बात सही है ना? तो ए थीटा प्लेइंग द रोल ऑफ ए इनवर्स। सो इफ ए एंड बी आर सिमिलर, इफ ए एंड बी आर similar, then A can be written as like the P inverse BP, है ना? अब हम कह रहे हैं कि यूनिटरी सिमिलर है, तो आप P इनवर्स की जगह कितना लगा दोगे? तो यानी कि इस बार P को कैसी मैट्रिक्स ले लो? यूनिटरी मैट्रिक्स ले लो, है ना? इफ P इज द यूनिटरी मैट्रिक्स, इफ P इज यूनिटरी मैट्रिक्स, अगर P यूनिटरी है तो A कैन बी रिटन एज लाइक द P थीटा BP। तो A किस फॉर्म में लिख दिया? P थीटा BP की फॉर्म में लिख गया। तो यही डेफिनेशन है किसकी? यूनिटरी सिमिलर। ठीक, तो यानी कि जनरली आप जो P इनवर्स निकालते थे उसकी जगह इस बार कौन यूज हो जाएगी? यूनिटरी मैट्रिक्स यूज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूनिटरी सिमिलर। ठीक, इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। आगे जो रिजल्ट है वो कह रहा है कि जितने भी मैट्रिक्स बी हैं और एक यूनिटरी है, एवरी मैट्रिक्स बी इज यूनिटरी सिमिलर टू अ नॉर्मल मैट्रिक्स ए। तो हम कह रहे हैं कि इफ ए इज नॉर्मल मैट्रिक्स एंड बी इज यूनिटरी सिमिलर टू ए तो अपने आप में नॉर्मल मैट्रिक्स है, अगर नॉर्मल है तो ए थीटा इंटू ए मिलकर ए इंटू ए थीटा बनता होगा, है ना? देन दे आर सेइंग दैट, देन अगर ए नॉर्मल मैट्रिक्स है एंड बी इज यूनिटरी सिमिलर टू ए, देन बी इज ऑल्सो नॉर्मल मैट्रिक्स। तो बी भी अपने आप में क्या हो जाएगी? एक नॉर्मल मैट्रिक्स होगी। ऐसा रिजल्ट है। सही है, आप इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले B इज यूनिटरी सिमिलर है, तो B कैन बी रिटन एज लाइक द P थीटा इंटू P। सही है, तो आप B इंटू बी थीटा निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा P थीटा ए पी इंटू ट्रांसपोज कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? P थीटा ए पी आ जाएगा। फिर से रिवर्स लॉस है ना? अब हाँ, ए के ऊपर थीटा और है क्या? ठीक है, तो पी तो यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो P इंटू पी थीटा मिलके तो आइडेंटिटी। सही है, तो P थीटा इंटू ए थीटा मिलके इतना बन गया। ठीक, इतनी बात सही है। अब ए क्या है? ए तो अपने आप में नॉर्मल मैट्रिक्स है, तो P ए थीटा इधर आ जाएगा और ए इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कंसीडर कर लेंगे, तो आइडेंटिटी को ऐसे लिख देंगे फिर से, P इंटू पी थीटा ए पी। तो P इंटू पी थीटा मिलकर कितना हो जाएगा? फिर से आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है? ये तो बी थीटा की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है? ये बी की वैल्यू है। तो बी थीटा इंटू पी, तो यानी कि बी अपने आप में क्या है? फिर नॉर्मल मैट्रिक्स है। ठीक, अगर बी यूनिटरी सिमिलर है ए के और ए अपने आप में नॉर्मल है तो बी भी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है,
अगला रिजल्ट कह रहा है कि अगर ए नॉर्मल मैट्रिक्स है और जो अपने आप में क्या है, रेगुलर। नॉर्मल मैट्रिक्स इज रेगुलर। कोई नॉर्मल मैट्रिक्स है और वो ट्रायंगुलर कहलाएगी if and only if it is a diagonal matrix, if and only if it is a, तो वो अपने आप में क्या होनी चाहिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी ही चाहिए। अगर आप बात आती है प्रूफ की, तो प्रूफ आप इसका मैथमेटिकल इंडक्शन से कर सकते हैं। आप ऑर्डर 1 के लिए ट्रायंगुलर मान लेंगे, फिर एंड साथ में डायगोनल मान लेंगे, तब स्टेटमेंट ट्रू कर लेंगे n-1 ऑर्डर के लिए। तो जो अपने आप में एक अपर ट्रायंगुलर हम मानेंगे मैट्रिक्स को, ठीक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सही है, और नॉर्मल मानेंगे उसको अपने आप में, ठीक। तब उसका जो आप 1-1 एलिमेंट उठाएंगे और उसको आप रिड्यूस करके देख लेना a इंटू ए थीटा का, है ना, और आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे पूरा। तो कन्वर्ट होके वो लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि ए जो है अपने आप में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स रहने वाली है। तो इसका जो प्रूफ है वो किससे है, मैथमेटिकल इंडक्शन से ही है इसका प्रूफ भी, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग द फाइनल रिजल्ट, एवरी नॉर्मल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ये सबसे खतरनाक है, एवरी नॉर्मल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ये है, अगर ए नॉर्मल मैट्रिक्स है तो ए क्या होगा, किसी मैट्रिक्स के यूनिटरी सिमिलर हो जाएगी, है ना, और यूनिटरी सिमिलर होगी तो किसके किसके बना सकते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बना सकते हैं, है ना। तो ए कैन बी यूनिटरी सिमिलर टू अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, सही है। जैकोबी थ्योरम, क्योंकि ए क्या है, ए तो स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स होगी और एवरी स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स ट्रायंगुलाइजेबल, ट्रायंगुलाइजेबल है तो किसकी डेफिनेशन को मानेगा, ट्रायंगुलाइजर की डेफिनेशन को मानेगा। तो कम से कम वो सिमिलर बनेगी किसके, ठीक है। तो यहां जो P इनवर्स है उसको हम कैसा बना दें, यूनिटरी सिमिलर बना लेंगे, सही है। तो यूनिटरी सिमिलर बन जाएगी और यूनिटरी सिमिलर होते ही वो ट्रायंगुलाइजेबल हो जाएगी, और ट्रायंगुलर होते ही तो नॉर्मल मैट्रिक्स तो ट्रायंगुलर हो गई, और ट्रायंगुलर है तो अपने आप में कौन हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स जैसी हो गई, और ए डायगोनल मैट्रिक्स हो गई क्योंकि आपने ट्रायंगुलर बोल रखी है पहले से ही। तो डायगोनल एंट्री कैसी होंगी, एक ही आइगन वैल्यू होंगी इसमें, एक ही आइगन वैल्यू होंगी। तो ए इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स कंटेनिंग ऑल आइगन वैल्यूज। तो ए क्या हो गई अपने आप में, डायगोनलाइजेबल हो गई, खत्म। तो प्रूफ तो खत्म। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि भैया जितनी भी यूनिटरी मैट्रिक्स सब नॉर्मल होती हैं, तो नॉर्मल होने की वजह से डायगोनलाइजेबल हो गई। रियल ऑर्थोगोनल नॉर्मल होती हैं, नॉर्मल होने की वजह से डायगोनलाइजेबल हो गई। जितनी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं सब कौन होती हैं, नॉर्मल होती हैं, नॉर्मल होने की वजह से डायगोनलाइजेबल। जितनी भी स्क्यू हर्मिशियन वो सब नॉर्मल होती हैं तो वो भी डायगोनलाइजेबल। जितनी भी रियल सिमेट्रिक हैं तो वो भी नॉर्मल होती हैं, इसलिए वो भी डायगोनलाइजेबल। जितनी भी रियल सिमेट्रिक हैं वो भी नॉर्मल होती हैं तो वो भी डायगोनलाइजेबल। जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं वो भी नॉर्मल होती हैं तो वो भी डायगोनलाइजेबल। लो, इतना आसान हो गया, 1 मिनट में सब कुछ आसान हो गया, है ना।
तो यानी कि ये 4-5 रिजल्ट जो हैं इतने खतरनाक हैं, इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना? तो यहाँ से अब हमें सब कुछ क्लियर है। तो हमारे पास किस चीज़ का डिस्कशन नहीं है, हम किस चीज़ के बारे में नहीं जानते कि अगर सिंपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके बारे में नहीं कह सकते, है ना? अगर सिंपली स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी भी डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना? वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड्स करेगी फिर एएमजीएम पर, ठीक है ना? तो यहाँ पे फील्ड का सबसे बड़ा रोल होता है डायगोनलाइजेबिलिटी में, ठीक? तो बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना? दिया है हमें कंसीडर अ मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? कंसीडर अ मैट्रिक्स, कंसीडर अ मैट्रिक्स such that a square plus I is equal to 0, ठीक है? And order of A is 2 cross 2 and order of A is 2 cross 2, then क्वेश्चन ये है कि विच चूज द करेक्ट ऑप्शन, then choose the करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा ये हमसे पूछा गया है, ठीक है? पहला ऑप्शन है ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर, ए इज डायगोनलाइजेबल आर। दूसरा A is diagonalizable over C. A is diagonalizable over C. तीसरा A is diagonalizable over Q, rational, and चौथा है A is not diagonalizable over R। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A is not diagonalizable over, ये क्वेश्चन है, ठीक है? देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 का दिया है और जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो भी 2 by 2 की दे रखी है। या तो आप एक काम कर लीजिए कि आप एक ऐसी मैट्रिक्स बना लीजिए जो ए स्क्वायर प्लस आई को इजिकल टू 0 को सेटिस्फाई करती हो, नहीं तो अगर आप मैट्रिक्स नहीं बना पाते हैं तो आपके पास ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल का काम करेगी और शायद यही करेक्टरिस्टिक बन जाए और यही मिनिमल बन जाए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 2 डिग्री की दे रखी है और 2 ही ऑर्डर दे रखा है ना? ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। वैसे तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आ चुका है ये क्वेश्चन, सही है? सो अगर बात करें तो यहां से जो है ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0 है, तो यही क्या हो जाएगी अगर इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो ये क्या है, इसके ऊपर एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल कौन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सी एक्स और एम एक्स दोनों इसी को डिवाइड करती होंगी, है ना? यस और नो? तो वास्तव में
अगर देखा जाए तो mx क्या होगी, mx डिवाइड करती होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसके रियल रूट तो है नहीं, इसके जो भी रूट है वो कौन से हैं, इमेजिनरी रूट है। लेकिन ठीक है ना, अब इमेजिनरी रूट है ना, तो यानी कि mx की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, तो x प्लस आई या x माइनस आई इस टाइप की कोई चीज हो, है ना। तो यानी कि ये हम कह सकते हैं कि mx हैज नो रियल रूट। mx के पास कोई रियल रूट तो नहीं है, तो जब रियल रूट ही नहीं है तो डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए आप जो भी लिखोगे, तो आप सिमिलरिटी की डायगोनलाइजेबिलिटी की डेफिनेशन लगा दो। तो a इज डायगोनलाइजेबल, तो इफ तो देयर एग्जिस्ट अ p मैट्रिक्स सच दैट a p इनवर्स इक्वल टू d i a g ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो ये जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 होते हैं, वो होते किसके हैं, वो रियल फील्ड के मेंबर होते हैं। अगर ओवर आप चेक करेंगे ओवर आर, लेकिन यहाँ तो आइगन वैल्यू आएंगी कैसी, या तो प्लस आई या माइनस आई, क्योंकि ऑर्डर भी 2 बाई 2 का दे रखा है। ठीक, तो जब तो ये तो बियॉन्ड ऑफ स्पेस चला गया पूरा। तो जब ये बियॉन्ड ऑफ स्पेस हो गया तो ए कभी भी आर के ऊपर तो डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती। सही है, तो ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर। जब वो आर के ऊपर ही नहीं है तो उसके सबसेट के ऊपर भी नहीं होगी, तो वो कभी भी क्यू के ऊपर भी नहीं हो सकती, है ना। सो व्हाट कैन बी से, तो ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर, ये वाली बात सही है। तो वो क्यू के ऊपर भी नहीं होगी और आर के ऊपर भी नहीं होगी। नाउ व्हाट कैन बी से अबाउट द ओवर सी, तो ओवर सी mx कंटेनिंग, mx की जो फॉर्म है वो x माइनस आई और x प्लस आई टाइप से है। सो mx कंटेनिंग लीनियर फैक्टर, mx के पास तो लीनियर फैक्टर है ओवर c, तो a इज डायगोनलाइजेबल ओवर c। तो इसका आंसर जो रहेगा वो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। क्लियर है बात, बताइए। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये सब क्वेश्चन नेट में आ चुके हैं, है ना। ये कह रहा है अगर ए 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है और सेटिस्फाइंग इफ ए इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए की पावर 3 इजल टू माइनस का आई इंटू 3 इंटू 3, सही है। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, देन चूज करेक्ट ऑप्शंस। कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं ये हमसे पूछा गया है। ए में बी डायगोनलाइजेबल ओवर आर, ए में बी डायगोनलाइजेबल ओवर। दूसरा ऑप्शन ए मे नॉट बी डायगोनलाइजेबल ओवर आर, ए मे नॉट बी डायगोनलाइजेबल ओवर आर। तीसरा ए मे बी डायगोनलाइजेबल ओवर सी, ए मे बी डायगोनलाइजेबल ओवर सी मतलब कॉम्प्लेक्स, और ए मे नॉट बी डायगोनलाइजेबल ओवर सी। मेनली हम बस चेक क्या करना चाहते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विदाउट नोइंग द मैट्रिक्स। बस आपके पास एनीहिलिटिंग या मिनिमल या कैरेक्टरिस्टिक भी पता है तो आप उससे बहुत कुछ बता सकते हैं, मैट्रिक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर।
हम शुरुआती दौर में क्या करते थे, मैट्रिक्स ढूंढ रहे थे भाई कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था तो क्या करेंगे, यही करेंगे ना, मैट्रिक्स ढूंढेंगे। तो हम आधी चीजें पढ़ते हैं, आधी चीजें छोड़ देते हैं। तो कहा जाता है कि आप पहले सारी थ्योरी एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को कीजिए। ठीक, आप बीच में थ्योरी आधी क्वेश्चन करोगे तो ये नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कौन सी थ्योरी से बन जाएगा। हालांकि आप मैट्रिक्स से ढूंढने जाएंगे तो मैट्रिक्स से भी इसका आंसर बना सकते हैं, लेकिन जब आपको मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही नहीं पता होगी तो आप इसका यूज कैसे करोगे फिर। जबकि ये इसका आंसर 30 सेकंड में निकाल के देगी, आप मैट्रिक्स ढूंढोगे, उसकी आइगन वैल्यू निकालोगे, फिर ठीक है उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालोगे रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम से। कितना लंबा प्रोसेस करोगे भाई। और यहाँ मिनिमल पता चल जाए, कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाए, फिर क्या होगा, वो तो चुटकियों में काम निपटा देगी। सही है, तो ए मे नॉट बी डायगोनलाइजेबल ओवर सी। ये क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये कायदे में तो हमें ए की पावर 3 प्लस आई इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हम कह सकते थे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 है और पावर भी 3 है। तो इनडायरेक्टली यही करेक्टरिस्टिक बन जाएगी, मिनिमल तो छोड़ो और एनिहिलेटिंग भी छोड़ो। पिछले वाले क्वेश्चन में वही करेक्टरिस्टिक थी, ठीक है ना। और यहां क्योंकि करेक्टरिस्टिक क्यों थी, दो ऑर्डर की थी और कैले हैमिल्टन थ्योरम उस पर लगी हुई थी पहले से, तो वही करेक्टरिस्टिक बन गई थी, है ना। ऐसे ही यहां अगर बात करी जाए तो यहां पर भी तो कैले हैमिल्टन लगी हुई है ऑलरेडी उसके ऊपर, एक्स की पावर 3 प्लस आई इज इक्वल टू 0 के ऊपर, है ना। तो यही करेक्टरिस्टिक है इसकी भी। ठीक, सो वी कैन से व्हाट, यही तो वही एम एक्स हो जाएगी फिर। तो सी एक्स कितनी हो गई यहां से, एक्स की पावर 3 प्लस 1। तो इसके फैक्टर कर लो आप, तो सी एक्स एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये इसकी क्या आ गई आपके पास, सी एक्स निकल आई। ठीक है, तो अब आप बताइए एम एक्स क्या होगी कायदे में। अगर यहाँ पर गेम किसका है, फील्ड का गेम है। अगर आप ओवर आर गए तो ओवर आर ये तो इमेजनरी रूट देने वाला है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ये एक तरीके से, है ना। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और वो भी -1 वाला, ठीक है ना। तो इसके रूट निकालने जाएंगे तो -1 कॉमा -1 कॉमा ओमेगा -1 इंटू ओमेगा और इंटू कॉमा -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 3 रूट निकल कर आएंगे इसके। कौन से, -1 इंटू ओमेगा -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सही है, अब ये इसकी आइगन वैल्यू होंगी कायदे में तो, वास्तव में, है ना। तो अगर मिनिमल केवल यही रह गई, यानी कि फील्ड आर हो गई, तो सारी आइगन वैल्यू कैसी हो जाएंगी, -1 -1 -1। इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर -1 -1 -1 देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। और अगर ए की आइगन वैल्यू ये रह गई तो मे नॉट बी डायगोनलाइजेबल ओवर आर, तो अब तो नहीं बनेगी, है ना। और सी के ऊपर मिनिमल पॉलिनोमियल जो भी होगी वो तो लीनियर फैक्टर ही कंटेन करेगी क्योंकि तीनों रूट्स अलग अलग हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका जो आंसर रहने वाला है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन ऑप्शन इसके सही होंगे इस बार। तो मे नॉट बी डायगोनल, इसका तो मतलब ही नहीं बनता चौथे वाले का, चौथा वाला तो गलत ही है क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल तो हमेशा लीनियर फैक्टर ही कंटेन कर रही है आइगन वैल्यू की बेस पर, है ना। तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, डायगोनलाइजेबल ओवर आर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और ओवर सी तो होगी ही होगी, है ना। सही है, बताइए। अब क्वेश्चन क्या है, अगला अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज रियल 3x3 मैट्रिक्स, है ना, या 3x3 की जगह आप, चलो ऑर्डर नहीं खोलते हैं, बिना ऑर्डर के ही करते हैं। ए इज रियल
स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स, इफ ए इज रियल स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, सेटिस्फाइंग या सच दैट, क्या गिवन है उसका, हमें गिवन है कि भाई ए स्क्वायर जो है 3 पावर करने पे आइडेंटिटी बन जाता है। Which of the following is are true? A is diagonalizable over R. A is diagonalizable over R. दूसरा, A is diagonalizable over C. तीसरा, A is triangulizable over R. चौथा, A is triangulizable over C. ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। इस बार ऑर्डर तो गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे फिर बताइए। यहाँ पे ईच वर्ड जो क्वेश्चन में दिया गया है, एक वर्ड, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है रियल वर्ल्ड की। अगर ये वर्ल्ड नहीं होता तो चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे या सही हो जाएंगे। रियल वर्ल्ड की अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो अब आपको ऑर्डर तो दिया नहीं है, तो अब यही नहीं पता कि ये ए की पावर 3 इजिकल टू आई जो दिया है वो करेक्टरिस्टिक होगी या नहीं होगी, यही पता नहीं है अभी। अगर 3 ऑर्डर होता तो यही करेक्टरिस्टिक हो जाती। अब ऑर्डर नहीं है तो ये बनेगी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। समझ में आ रही बात ना। सो नाउ एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बन गई कितनी, एक्स की पावर 3 - 1। तो एम एक्स क्या होगा, एम एक्स तो भैया पक्का इसको डिवाइड करती होगी, है ना, तो ये तो छोड़ेगा नहीं इसको एम एक्स। ठीक है, तो अगर एम एक्स इसको डिवाइड करती है तो एम एक्स किसको डिवाइड करती होगी, एम एक्स x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स को डिवाइड करती ही होगी। तो इनडायरेक्टली अगर बात करी जाए तो ये तो वही क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गए। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के रूट जो होंगे वो कितने होंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। क्यों, सो नाउ अब मैट्रिक्स कैसी दे रखी है भैया, रियल, और आइगन वैल्यू क्या होंगी, कम से कम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो होंगी। सही है, क्योंकि एम एक्स इसको डिवाइड करती होगी, तो एम एक्स तो इनके एक एक फैक्टर तो लेके ही जाएगी ना, वो तीनों फैक्टर अलग अलग हैं। तो एम एक्स ही बन गई अपने आप में, एक्स की पावर 3 - 1, और एम एक्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स रूट इमेजनरी रूट उसके पास आ गए। तो ये मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल ओवर आर तो हो नहीं सकती, है ना। जब डायगोनलाइजेबल नहीं हुई तो ट्रायंगुलाइजेबल भी नहीं होगी। तो डेफिनेटली ए मस्ट बी आर डायगोनलाइजेबल ओवर सी एंड ट्रायंगुलाइजेबल ओवर सी रहने वाली है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन रहने वाला है।
इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, अगर ए एक देयर की है नॉन नल मैट्रिक्स, इफ ए इज नॉन null matrix of order 3 such that a की पावर 12 12 दे दो आप, 24 दे दो, 13 दे दो, 15 दे दो, आपका जो मना है वो दे दो 3 से बड़ा, ठीक है? then which of the following is are correct? Which of the following is are correct? ठीक, ये a is diagonalizable. दूसरा, a is not diagonalizable. तीसरा, a has an eigenvector. और चौथी बात है, ए की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हमें क्वेश्चन गिवन है। ठीक, क्या कहना है इसके बारे में? अगर देखा जाए, जो हमें गिवन है, ए का जो ऑर्डर है वो 3 गिवन है और 12 पावर करने पर वो 0 बनती है, तो यानी कि डेफिनेटली ये इंप्लाई कर रहा है कि ए इज निलपोटेंट। निलपोटेंट तो हो गई, लेकिन कैसी दे रखी है? नॉन जीरो निलपोटेंट है, तो यहां से कह सकते तो फाइनली ए इज क्या? नॉन जीरो निलपोटेंट है ना? सही है, तो अगर ए नॉन जीरो निलपोटेंट है तो डेफिनेटली ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कहा? प्रीवियस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करके आए थे कि भाई ए लो, तो यहां पे बताया था कि अगर जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज निलपोटेंट एंड डायगोनलाइजेबल, और बाकी की जो नॉन जीरो नल मैट्रिक्स हैं, नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं, वो कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होती, क्योंकि उनकी मिनिमल पॉलिनोमियल में लीनियर फैक्टर नहीं आता है ना। तो वहां से भी आप कह सकते हैं कि ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, तो ए तो डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती है। अब नॉन जीरो निलपोटेंट है, तो कम से कम उसके पास आइगन वेक्टर, तो नॉन जीरो होमोजेनियस सिस्टम बन जाएगा, तो आइगन वेक्टर तो मिलेगा, आइगन वेक्टर मिलेगा साहब। ठीक, और निलपोटेंट है तो अब 3 ऑर्डर रहता, तो ऑर्डर से ऊपर तो मैट्रिक्स का इंडेक्स भी नहीं जाता, तो कम से कम 3 पावर पे तो वो जीरो बनती ही होगी, है ना? तो इसके आंसर कौन हो गए? बी, सी एंड डी ऑप्शन। ठीक है ना? तो ये कहानी है किसकी? डायगोनलाइजेबल की, निलपोटेंट, डायगोनलाइजेबल की, ट्रायंगुलाइजेबल की, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की। तो इस तरीके से हम इनको डिस्कस करते हैं। इसी के साथ ये वाला टॉपिक तो हमारा यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम जो है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म की तरफ और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दो चीजों को कंटिन्यू करेंगे। स्टिल
अगर आप लोगों को यहाँ तक लगभग हमने मैट्रिसेस का आधा पार्ट खत्म कर दिया है। आप ऐसे समझ लीजिए, आप लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस में लगभग जेम के अकॉर्डिंग तो 80% पे आ गए, और नेट के अकॉर्डिंग आप 50% पे आ गए पूरा। ठीक है ना? तो अब मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, ठीक है ना, कोई भी डाउट है, तो आप एकदम फ्रीली व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें कोई हम चार्ज नहीं ले रहे हैं। ठीक, बस आप लोगों के लिए ही है हम ये सब चीज कर रहे हैं। ठीक, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप डिस्कशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। आप अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाइए, रैंडम क्वेश्चन उठाइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सॉल्व भी तो नहीं होगा, लेकिन आपको एक पैटर्न तो पता चलेगा कि हाँ किस टाइप की चीज हम सोच सकते हैं। एग्जामिनर क्या सोचेगा, भाई जो रनिंग में चल रही है चीजें उनसे डिफरेंट क्या हो सकता है, वो तो सोचने से ही पता चलेगा ना। तो ठीक है ना? तो बस कोशिश यही है कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, और उससे ज्यादा आप डिस्कशन करेंगे तो वो उससे भी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और एक चीज, और जितना छोटा भी डाउट हो आप उसको जरूर डिस्कस करें, उसका क्लियरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरी स्मॉल डाउट क्रिएट्स अ बिग मिस्टेक। ये छोटे छोटे डाउट जो होते हैं वो सबसे बड़ी गलती हमसे करवाते हैं। ठीक है ना? तो इसी के साथ मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट।